ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और स्टार्ट करेंगे हम सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो इशू हुआ था इन द मंथ ऑफ सितंबर। आई होप या से पहले शुरू हुआ था, क्योंकि एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रही है। तो पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे और चलते जाएंगे हम लोग। पहला सवाल देखेंगे क्या करना है इसके अंदर में। पहला सवाल क्या है हमारे पास, देखिए ये हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है, ऑर्डर 2 का है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो पहली बात तो आपको एक मैट्रिक्स आपको डिजाइन करना पड़ेगा बेटा यहाँ, तनिष, ठीक है। वो दे रखा है ए आई जे दे रखा है, और इसकी वैल्यू 1 आएगी जब आई जे के इक्वल नहीं है। पहली बात तो आप नॉर्मली कैसे बनाओगे, देखो एक नंबर के हिसाब से सवाल बच्चों को थोड़ा बड़ा लगता है, लेकिन होता आसानी है। ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बना हमारे पास। अब करना क्या चाह रहा है, जब आई इसकी वैल्यू 1 आएगी जब आई जे के बराबर नहीं है, और आई जे के बराबर है तो 0 है। तो ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, ए मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, 1 1 बराबर आ रहे हैं तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 0 1, और ये कितना आ जाएगा 0, और कितना आ जाएगा ये 1। इज इट ओके सर A2 और A2 मैंने गलत कर दिया। आई नॉट इक्वल टू जे है तो 1 के बराबर है, और 0 के बराबर नहीं। A11 A12 0 1, अच्छा अच्छा ये 1 आएगा यहाँ पे ना, और इक्वल है तो हाँ ये 1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी है इन्होंने, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। ए स्क्वायर का मतलब एक बार उसी को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 1 0, तो ए स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। तो कितना आ जाएगा, 0 1 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा देखिए जरा पहली वैल्यू, 0 इंटू 1 0, इसको उठा करके रखेंगे हम लोग। 0 1 से कराया, 0 इंटू 1 1 इंटू 1, तो 1 आ जाएगा बेटा। यहाँ कराया तो 0 इंटू 1 0 इंटू 1, ये 0 हो जाएगा। 1 0 से कराया 1 0, ये 0 हो जाएगा। इससे कराओ ये 1 आ जाएगा। ये देखो ये ऑप्शन टैली कर रही है हमारे पास, देखो जरा यहाँ क्या आंसर आया है, क्या आंसर आ जाएगा इसका। बी पार्ट इसका क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, 1 0 0 1, हाँ डी पार्ट आंसर आ जाएगा इसका। तनिष यस सर। आगे चलते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट हमारा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप लिखिए सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैंपल पेपर। दो आए थे, दोनों के दोनों हम सॉल्व करेंगे, एडिशनल वाला बाद में करेंगे, अभी ये वाला कर रहे हैं हम लोग। तो पहले का आंसर लिखेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है किसी स्कूल के पेपर में। ए और बी दो इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी चीज करेक्ट नहीं होगी। बताइए। हर्षिता बेटा कैसे हो। गुड मॉर्निंग बेटा, हम सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो सीबीएसई ने इशू किया था बेटा। तो उसका हम लोग जो सैंपल जो पहले इशू किया था वो वाला सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाला बाद में करेंगे, एडिशनल वाला। तो उसके क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हैं, और ये किसी स्कूल में आया भी था। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो करेक्ट नहीं है। ए और बी दो हमारे पास इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं। तो देखिए पहली बात भी ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहली चीज करेक्ट है हमारे पास। दूसरी चीज देखते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है हमारे पास, या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1 कह सकते हैं। तो ये वाली बात भी हमारी ठीक है। नंबर 3 पे आते हैं, ये भी ठीक है अगर ए और बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है हमारे पास। नंबर 4 जो बात है वो गलत है बेटा यहाँ पे, तो आप टिक कर लेंगे डी ऑप्शन को यहाँ पे। डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। मार्क कर लिया तानिश। यस
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मेरे को किसी स्कूल के सैंपल पेपर में आया हुआ था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट इज दिस, रखें ये, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, निकालिए जरा क्या है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, रिधिमा गोयल? हाँ बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये लगेगा, उसको +-9 के इक्वल कर देंगे हम लोग। ये आपको वर्टिसेस दे रखी है, बस एरिया 9 है, तो बताइए क्या आंसर आएगा इसका। +-3 आएगा बी पार्ट। एक बार देख लेते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं। तनिष आपका क्या आ रहा है बेटा? +-3 आ रहा है। तो हर्षिता हो गया होगा ये वाला सवाल बेटा? हाँ सर। हाँ चलिए, इसका आंसर मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, जा रहा हूँ, +-3 इसका आंसर आ जाएगा। रिधिमा गोयल आपसे तो हो ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है अगर कॉन्टिन्यूअस है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे 3 चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड लिमिट होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी यहाँ पे, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ रही है तो ये लगेगा फंक्शन। 0 छोटी आने का मतलब क्या है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या आ गया, के एक्स अपॉन मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे हम लोग, अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मॉड्यूलस पुट करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा, के माइनस एच आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच का क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे मॉड्यूलस आ जाएगा हमारे पास बेटा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस के एच अपॉन माइनस के रह जाएगा, और माइनस के और एक्स इज इक्वल टू 3 के बराबर, 0 के बराबर है तो 3 के बराबर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं माइनस के इज इक्वल टू कितना दे रखा था, 3 दे रखा था, तो मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। सोल्यूशन लिख देंगे, फोर्थ का ए पार्ट आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई ने इशू किए हैं साल के लिए पेपर, ये 23-24 के लिए। तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एक बार कॉपी कर लीजिए, फोर्थ का आएगा ए पार्ट। तो कंटिन्यूटी का सवाल आ रहा है, यही पैटर्न पे हमारे क्वेश्चंस चलते हैं बेटा। कॉपी कर लिया बेटा, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लाइन दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन भी आया था, देखिए किसी स्कूल के पेपर में आया था। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं, यहीं से पेपर उठाते हैं। हो सकता है आपका सेकंड पेपर जो आए स्कूलों के अंदर में, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, तो वो सेम ही पेपर उठ के आ जाए आपके पास, सैम्पल पेपर पूरा का पूरा उठा के दे देते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी आता है, अच्छा पेपर हो जाए तो। क्या बेटा, पैरेलल एक बार देख लेते हैं। आई जे के दे रखा है 2 3 -6 दे रखा है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स आ रहा है एक्च में। तो कौन सी लाइन हो जाएंगी हमारे पास, इनके डायरेक्शन रेशियो क्या दे रखे हैं आपको बेटा, प्रोपोर्शनल दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा रचित इसका आंसर बेटा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। हाँ तो इसका एब्सोल्युटली करेक्ट, तो इसका आंसर डी आ जाएगा।
ये लाइन पैरेलल लाइन है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिग्री निकालनी है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर आपको डिग्री निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, देखते हैं जरा हम लोग। डिग्री निकालने के लिए आपको मालूम है ये शर्त से फ्री होना चाहिए। यहाँ पे इसकी पावर 3/2 दे रखी है, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कितना रह जाएगा, ये 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2 है ना, तो 3 रह जाएगी, और ये कितना हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी है। अब बताओ ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। तनिष दास, ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2। तनिष ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी होगी। सर डिग्री 2। हाँ, मतलब कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो कॉरस्पॉन्डिंग पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना बेटा है, यहाँ पे 2 है मेरे पास। कितना बेटा 2, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग 2। एक लास्ट का सैंपल पेपर आया था, उसमें क्या पूछा था, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। अगर यहाँ सम पूछा होता ऑर्डर डिग्री का तो कितना आ जाता, रिधिमा गोयल 4 आ जाता। कई बार पूछते व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो 0 आ जाता। तो क्वेश्चन को इस हिसाब से इंटरप्रेट करना आना चाहिए हमारे को। तो आंसर आएगा इसका हमारे पास सी, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th क्वेश्चन देखिए, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट्स आर दिस कंडीशन ऑन P on Q so that की द मिनिमम ऑफ Z occur at 3, 0 and 1, 1। तो क्या करेंगे, ये देखो आपने देखा है, आपने कितने स्कूलों के पेपर हमने सॉल्व किए MCQs, उसमें हमेशा ये सवाल होता है नहीं होता। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे होते हैं, आप देखते हैं। तो यहाँ पे निकालिए, इस वाले फंक्शन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे वो 3, 0 पे और 1, 1 पे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब निकालते हैं 3, 0 पे, तो कितने आ जाएगी, ये 3p रह जाएगी इसकी वैल्यू, तो खत्म। Q तो 0 है, और 1, 1 में निकालेंगे तो p + q हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, 2p = q आ गया। कोई है कोई कंडीशन, देखिए। हाँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो अर्शिता क्या आंसर आ जाएगा फाइनली इसका आंसर बी आ जाएगा। द आंसर विल बी बी, Q/2। अगले सवाल पे आते हैं। अब ये डिफरेंट सवाल है। ABCD एक रोम्बस दे रखा है whose diagonal intersect at E, then what is the value of EA, EB, EC, ED is equal to। 8वां सवाल, नया सवाल, क्या 0 नहीं, एक बार बना के देखना पड़ेगा ना बेटा ये। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक ABCD एक रोम्बस दे रखा है हमारे को, और इस रोम्बस के अंदर हम लोगों ने क्या ड्रॉ करें, पहले डायगोनल ड्रॉ करें हम लोगों ने। आपने करा हुआ है करी थी मैं वाला पेपर, तेरे पेपर में आया था। देखो आपने देखा टीचर्स कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं, कि सवाल तो ये ना कहीं यहाँ से बनेंगे हमारे पास, A, B, C और D, ठीक है। और इसके डायगोनल है, ये कह रहा है डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, यहाँ और यहाँ, ये E पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं हमारे पास। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब वैल्यू पूछे इन्होंने EA, E से लेके A हो गया हमारे पास, EB, E से लेके B, E से लेके C और E से लेके D, इनका सम पूछा है। किसका का सम पूछा है उसने, EA EB। डायग्राम ड्रॉ करते जाइए साथ साथ में, EA EB EC, और वैसे ऐसे वालों का आंसर आता है 0 है। अगर तुक्का लगाना हो तो वैसे लगाएंगे हम लोग, देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। क्या आ जाएगा, EA प्लस, अब देखिए कोई डायग्राम, का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए माइनस साइन लगता है। एक बार EA कहाँ है, अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, EA डायगोनल एक दूसरे को, बिल्कुल ये EA और EC आपस में क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। EA इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, -EA लिख सकते हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, EA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA किसके बराबर है,
माइनस -EC के बराबर है, और EB किसके बराबर है? -ED के बराबर। तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? अल्टीमेटली जीरो वेक्टर आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएगी यहाँ पे ए ऑप्शन आ जाएगी। कॉपी कर लो उसको ऐसे ही। अब 9th क्वेश्चन का देखिए। 9th क्वेश्चन फिर से थोड़ा दुखी करने वाला सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है ये भी। देखो ये 10 नंबर का पेपर तो ऐसा होगा जिसके अंदर में बिल्कुल ब्रिलियंस चाहिए हमारे को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका आंसर क्या आएगा? देखो जब भी तुक्का लगाना है इन क्वेश्चन का आंसर जनरली क्या लगाना है आपको? अगर टैग नहीं हो तो क्या लगाएंगे बेटा? रिधिमा गोयल, 1 या 0 लगाते हैं नॉर्मली। 1 या 0 लगाएंगे, देखते हैं, लेकिन करके तो देखना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई मजाक थोड़ी है। फॉर एनी वैल्यू, फॉर एनी इंटीजर एंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये एन एक इंटीजर है, इंटीजर का मतलब -3 -2 -1 0 लाइक दिस। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग? इसकी वैल्यू कैसे इवेल्युएट करेंगे? इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसका इंटीग्रेशन करें, 2n+1 को t माने, देखो यहाँ पे एक ट्रेंड बन रहा है, अगर आप ध्यान देना चाहिए। ये भी पिछले कई स्कूलों के पेपरों के अंदर सवाल आया था, जिसके अंदर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन चेक करा करते थे। मैंने क्या करा, यहाँ पे ये फंक्शन है मेरे पास, f(x) है फंक्शन। ये मेरे पास एक f(x) एक फंक्शन है। ये फंक्शन है मेरे पास e की पावर sin² x और cos³ 2n+1x। माइनस पुट कर भी देंगे तो भी, अगर जहां जहां x है वहां -x पुट करके देखें एक बार हम लोग बेटा। एक बार f -x निकालना, पर ये माइनस ऐसे तो जा ही नहीं रहा, पर ये वो तो लगेगा नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी f π-x निकालना बेटा एक बार इसके अंदर में, जहां जहां मतलब π-x निकाल लेते हैं, अपर लिमिट में से माइनस करते हैं, कितना आएगा देखो जरा। π-x कितना हो जाएगा देखिए जरा। साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कितना रहेगा ये? sin² x है, कॉज में ये तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, और π-x कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है तो अल्टीमेटली क्यूब करोगे तो भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा? cos³ 2n+1x हो जाएगा। यानी कि साइन पुट करा, अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी और इक्वेशन नंबर 2 है। ये भी i को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी i को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐड करेंगे तो i और i 2i, उनको ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो 0 आ गया। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। तनिष, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। एक बार कॉपी कर लो, ठीक है रचित? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में था। मे बी कि हमारे पास 10 मिनट के बाद ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन कर लेंगे। मैं हो सकता है दूसरी आईडी भेजूँ मैं आपको, नहीं तो हमारे पास 8 से 10 मिनट का हॉल्ट आएगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा, हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, कॉपी कर लिया बेटा? तनिष,
यस सर कर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, सॉरी 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे होगा। वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। 0 आ गई, निकाल लो। मतलब आपने क्या पूरा सॉल्व किया डिटर्मिनेंट को? अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी होती है वैसे मेरे को, ये देखो सिमेट्रिक वाली। देखो ये सारी चीजें 0 0 0 आ रही हैं, तो उस केस में हमेशा 0 नहीं आता बेटा आंसर। मुझे प्रॉपर्टी। हाँ, ये प्रॉपर्टी वैसे हमने वैसे की नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड बन के आ रहा है कि अगर यहाँ 0 0 0 आ रहा है अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है नॉर्मली। बाकी एक बार को सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। और आपने ध्यान दिया तो ये पता है क्या है, एक तरह का कौन सा मैट्रिक्स है ये? सिमेट्रिक नहीं बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो ये जो, हाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए डिटर्मिनेंट इसको। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, और यही पूछना चाह रहे थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मार्क कर लेंगे हर्षिता, 0 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 में क्या पूछना चाह रहे हैं पता नहीं, इतनी बड़ा दे रखा है। 11 में कह रहे हैं कि मैंने आपकी पीडीएफ भी इसको भेजी हुई है आपको। स्टेट द फिजिबल रीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लीनियर इक्वेशन ऑफ प्रॉब्लम इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंस्ट्रेंट टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग। कौन सी कंस्ट्रेंट सही नहीं है? तो देखो सारा दाव इन्होंने इन्हीं पे खेला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्ट्रेंट टू द गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देखो x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 है, एक मिनट के लिए पहले एक एक करके देखनी पड़ेगी हमारे को यहाँ। सर सी आ गई आंसर। एक बार देखते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। x प्लस वाई वाली लाइन कौन सी है? ये लाइन है, और इसके एरिया ऊपर की तरफ आ रहा है, तभी ये बात सही आ रही है, तभी ये कॉमन एरिया आ रहा है। इसका मतलब ये तो ठीक है, इसका मतलब तो ठीक है। ये दिखा रहा है कि 10 मिनट के बाद मीटिंग क्लोज होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अच्छा, अगली है x प्लस 2y लेस देन 10 है। x प्लस 2y लेस देन 10 है, तभी एरिया इधर आ रहा है, तो ये वाली भी ठीक है। अब आगे x माइनस 5। अब इन दोनों में से कोई एक ठीक होगी। x माइनस वाई लाइन कौन सी है? x माइनस वाई लाइन ये वाली है। तो x माइनस वाई का एरिया जा रहा है इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तभी वो ठीक आ रही है हमारे पास। अब x माइनस वाई का एरिया इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? देखने में तो लग रहा है कि x माइनस वाई, नहीं सर x माइनस वाई लेफ्ट साइड एरिया लेस देन इक्वल टू 1। नहीं x ये नहीं नहीं x माइनस 5, अगर ये x माइनस वाई का एरिया इधर आ रहा है तभी तो ठीक है ना ये। इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस वाई वाली जो इक्वेशन है, x माइनस 1 वाई माइनस 1 लिख लो, तो क्या होगा? ये लेस देन 0 होगा, नहीं होगा? इसका मतलब x माइनस 5 क्या है? लेस देन इक्वल टू 1 है। ये बात ठीक है, तो कौन सी वाली बात ठीक है? इसका मतलब ये भी ठीक है, तो गलत कौन सी हुई बात हमारे पास? कौन सी बात गलत हुई हमारे पास? सी पार्ट हमारे पास गलत हुई। वो पूछ रहा है कि विच इज नॉट ए कंस्टेंट, तो ये कंस्टेंट नहीं है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो इस तरीके से जजमेंट हमें यहाँ पे लेनी है। ठीक है, चलें बेटा। तनिष चलिए, यस सर। क्वेश्चन 11 का आ गया सी। 12वां देखते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। इसका मतलब क्या होता है मालूम है?
प्रोजेक्शन तो प्रोजेक्शन वर्ड तो लिखा नहीं को वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, ये तो पहली बार हमने इस तरह की चीज देखी है। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। एक बार प्रोजेक्शन निकाल के देखें हम लोग एक बार, फिर मैच करेंगे। क्या निकालते हैं हम लोग? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट पूछा है इन्होंने तो यहाँ पे। हमारे हिसाब चले हैं, अगर हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए ऑन बी का प्रोजेक्शन क्या होता है हमारे पास? कोई बताएगा क्या फॉर्मूला था हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का? क्या था? वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए वेक्टर का बी वेक्टर पे, ए जिसका होता है वो अपॉन में आ जाता है ना, बी वेक्टर अपॉन में आ जाता है। हाँ नहीं, ये तो प्रोजेक्शन तो यही होता है बेटा। एक बार के लिए ए डॉट बी निकालें पहले हम लोग। ए वेक्टर है, बी वेक्टर, इसका ए डॉट बी कितना आएगा? 4 × 3 कितना आ गया? 12। ये कितना आ गया साथ में? 4 × 6 कितना आ गया? नहीं सॉरी, ये तो के है। ओ ये तो सब कुछ क्या हो जाएगा? आई है या आई नहीं है तो ख़त्म कहानी। यहाँ जे है, 6 और 3 18 आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा खाली यहाँ पे डॉट, तो 18 आएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? रूट का इसका कितना आ जाएगा? 3 का 9 + 16 25, 18/5 आया हमारे पास। तो 18/5 तो है ही नहीं कहीं पे भी। एक बार आंसर की में देखते हैं कि क्या कहता है ये। इन्होंने तो कुछ और लिखा है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। एक फॉर्मूला बना के दे रखा है इन्होंने। कंपोनेंट आपको बताना है, वेक्टर यानी कि प्रोजेक्शन आता तो हम ये निकाल के आते हैं। इन्होंने पूछा है कंपोनेंट क्या है, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन अलोंग बी वेक्टर किसके बराबर है? ए डॉट बी अपॉन में बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर दे रखा है। एक बार से सॉल्व करना क्या आता है देखो जरा एक बार। तो ए डॉट बी तो हमने निकाला ही हुआ है, 18 आ गया था। और बी वेक्टर कितना है हमारे पास? ये 3j + 4k, और नीचे बी वेक्टर का स्क्वायर है यहाँ पे, इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25। कोई ऑप्शन है हमारे पास? देखो यहाँ 18y 25 और 3j + 4k बी पार्ट है। तो यानी कि आप अपनी लिस्ट के अंदर ये फॉर्मूला और ऐड करो एक बार, ये कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। रचित हाँ मैंने भी, बोलो बोलो। हाँ मतलब ये जो चीज़ है ना हमारे पास, तो इसको इसके साथ में क्या है, इसका प्रोजेक्शन है, तो उन्होंने वही किया है। बी वेक्टर को इससे डिवाइड किया, बी वेक्टर मतलब इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये बी स्क्वायर हो गया, अरे बी वेक्टर आ गया। तो कंपोनेंट निकालने के लिए ये काम करना है, ठीक है राचित? Yes. 3 मिनट के बाद अभी कैंसिल होगी, मे बी 8-10 मिनट का हॉल्ट आएगा, इसमें आप चाय भी पी लेना। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर आएगा? नहीं, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया पहले वो हम देखेंगे। एडजॉइंट ऑफ 2a। हाँ एक एक करके स्टेप चलेंगे हम लोग, जो जो आप बताएंगे वो लगाते जाएंगे हम लोग। डिटर्मिनेंट किसका निकलवाना चाह रहे हैं पहले आप? डिटर्मिनेंट किसका निकाल रहे हैं हम लोग? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है बताओ जरा। ये होता है बेटा फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किससे बेटा? अच्छा एक स्टेप चलते जाएंगे हम लोग बच्चों के साथ। एक सेकेंड, आप में गया, अभी नहीं आई है मेरे पास। चलो हम ये अपना बेसिक फॉर्मूला लगाते हुए चलते हैं। ये किसके बराबर होता है? तो एडजॉइंट ऑफ 2 अभी आई है, अभी थोड़ी देर में देखता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ ए की जगह कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कहाँ गया? 2 है, तो कितना हो जाएगा?
डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की पावर कितनी रह जाएगी, 2 रह जाएगी। और ये भी हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे के की डिटर्मिनेंट की पावर n, के की कितना होता है हमारे पास, 3 एंड 3 ऑर्डर का। तो क्या लिखते हैं बेटे, कौन बताएगा, के का डिटर्मिनेंट क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं बेटे के की पावर n-1 लिखते हैं या के की पावर n लिखते हैं, बताओ, n होता है ना, तो क्या आ जाएगा, के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, ये फॉर्मूले का रेफरेंस दिया तो उसका कितना हो जाएगा, 2a का। तो कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है हमारे को, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, अब आपको निकालना है 2a का डिटर्मिनेंट 2 है, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी बेटे, पहले तो 2a का निकालो, 2a का कितना आएगा, पहली बात तो पहले तो 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा, और पूरे का क्या स्क्वायर है, यही होगा ना, 2 की पावर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर करेंगे अब हम लोग। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर 8, तो 2 की पावर 8 आएगा, तो उसका आंसर डी आना चाहिए। देखो हाँ जी हर्षिता, चलो 1 से कम मिनट रह गई है, बाकी आप 2-4 क्वेश्चन आप ट्राई करके रख लेंगे। तो इसका आंसर कितना आया मेरे पास, 13 तक हम पहुंच गए, 13 का डी आंसर आएगा बेटा, 13 का आंसर डी होगा। पाँच 7 मिनट का ब्रेक रखेंगे, बाकी हम ट्राई करेंगे, हम लोग 14 क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां तक कॉपी कर लीजिए। तनिष कॉपी कर रहे हो बेटा, तनिष